नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और मैं लाया हूँ वीडियो नंबर 3 साउंड चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 की। इसमें आप बात कर चुके हैं कि साउंड क्या होती है। इससे पहले आप बात कर चुके हैं कि ट्यूनिंग फोक से साउंड कैसे पैदा की जा सके और वाइब्रेशन क्या होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। साउंड की जो प्रॉपर्टीज, वेव क्या होती है, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। और वेव किस रूप में पाई जाती हैं, किस तरह की वेव के टाइप हैं, वो आप डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स को जाकर के मेरे चैनल पर देखिए। अब आज के दिन आप बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे। हमने बात की कि जो साउंड है, साउंड जब पैदा होती है, एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उससे इसकी साउंड की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए और ये वाइब्रेट करने लग गया, तो ये साथ वाली हवा को डिस्टर्ब करेगा और हवा ट्रैवल करेगी। हवा ट्रैवल नहीं करेगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी उसके अंदर। और उस एनर्जी के ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह तक, जहां पर लिसनर है, जहां से आवाज पैदा की गई वो सोर्स है, जिसने सुना वो लिसनर है, लिसनर तक पहुंचने के लिए साउंड को जो डिस्टरबेंस लेके जानी पड़ रही है, उसे क्या कहा जाएगा? वेव। वेव को आप समझ लेते हैं। मैंने स्लिंकी के एग्जांपल से बताया था आपको, बट आप इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से आप आसानी से और इसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। यह है स्लिंकी और इसको हाथ में पकड़ने के बाद आगे पीछे जब मूव किया गया तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर इकट्ठा हो रहा है और कहीं कहीं पर यह दूर हो रहा है। जहां दूर हो रहा है उसे कहेंगे यहाँ पर रेयरफैक्शन, जहां नजदीक हो रहा है वो कंट्रैक्शन। अब अगले केस में देखें, स्लिंकी को जब ऊपर नीचे किया तो इसने पैदा की ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ और क्रस्ट बन रहे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। की गई हैं वो किस प्रकार काम करती हैं। हमने पता किया कि अगर एक पार्टिकल इस तरफ आगे की तरफ मूव करता है, उसका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि वेव की डायरेक्शन और उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं। तो आपने देखा स्लिंकी को दबाया तो स्लिंकी आगे जाती है और कहीं कहीं पर इसकी कॉइल्स इकट्ठा हो जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्रेशन। बट ये क्या है, जिस जगह को छोड़ के गए थे इसकी कॉइल्स, वहां पर वापस आएंगी और जितना दूर एक पॉइंट से ये चली जाती हैं और जितना मैक्सिमम जाती हैं, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। आप ये पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं समझा है तो पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखें तो अगर मूवमेंट है, डायरेक्शन की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो अगर इस तरफ है, जो पार्टिकल्स हैं वो तो इस तरह मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, बट जो डायरेक्शन है वेव की वो इस तरफ है, तो इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक एक ऑसिलेशन पूरी हुई, यानी कि एक साइकिल पूरा हुआ किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का। और ये साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितने हो रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक वेव ऐसे मूव ट्रेवल कर रही है और वो चक्कर पूरे करती है 50 चक्कर पूरे करती है एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 50 हर्ट्ज। ये एक प्रॉपर्टी हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज हो जाती है तीखी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप देखें एक पार्टिकल यहां से मूव किया यहां तक, अब ये जितना जा सकता था गया, बट अब इसको वापस अपनी जगह लेने के लिए आना पड़ेगा। अब एक स्केल है, एक स्केल को आप क्या है, कहीं एक जगह पर फिक्स कर दो नीचे से, इसको ऊपर से पकड़ करके इस तरह मूव कराओ, आगे पीछे ये मूव करने लग जाएगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह। तो ये जितना मैक्सिमम अपनी जगह से दूर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने पर आवाज हो जाती है ऊंची। और इसी तरह क्या है, स्पीड आपने डिस्कस की, स्पीड साउंड की, यहां से लेकर के मान लीजिए यहां तक एक वेव की लेंथ हुई, यानी कि वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को आप मीटर में देख लेंगे कि कितने मीटर हुए। इस वेवलेंथ को ट्रेवल करने के लिए टाइम देख लेंगे सेकंड में। डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाती है स्पीड। और वो स्पीड किसकी होगी? स्पीड होगी वेव की। और ये कुछ करेक्टरिस्टिक थी जो पिछली वीडियो में डिस्कस की गई। अब आप बात करते हैं, यहां पर स्पीकर है, स्पीकर साउंड पैदा कर रहा है। ये पार्टिकल कहां ट्रेवल कर रहे हैं? यहां पहुंच रहे हैं। यही पार्टिकल वापस आएंगे, जहां पर ये इकट्ठे हो रहे हैं इन्हें रेयर कंप्रेशन कहा जाता है, जहां ये दूर हैं इन्हें क्या कहा जाता है? रेयरफैक्शन। यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचना, ये इसका मैक्सिमम, जितनी जो दूरी हुई ये एम्पलीट्यूड है। वापस आना, चक्कर लगाना, एक चक्कर पूरा करना, दिस इज वन ऑसिलेशन। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसको नाम दिया गया है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर, जिनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1857 में हैम्बर्ग, जर्मनी के अंदर।
और वो कहाँ पढ़े, बर्लिन जर्मनी के अंदर वो पढ़े हुए हैं। और उन्होंने क्या कंफर्म किया, जेसी मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टाइप की वेव थ्योरी दी, जिसमें क्या बताया गया कि एक और तरह की वेव एग्जिस्ट करती है जिसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अब आप साउंड की बात कर रहे थे, स्पीकर की बात कर रहे थे, एक स्पीकर साउंड पैदा करे, अगर यहां पर हवा है तो ही वो क्या है, कान तक साउंड जा सकेगी, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर रास्ते में क्या है, मीडियम है, मीडियम की जरूरत पड़ी। बट एक वेव ऐसी भी है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर दो करेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक करेक्टर भी, मैग्नेटिक करेक्टर भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला फैक्टर भी रहेगा उसमें, मैग्नेट वाला फैक्टर भी रहेगा, और वो दोनों इकट्ठा मूव करती हैं। दोनों एनर्जीज ट्रेवल करेंगी किसके अंदर, एक ही वेव के कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया जेसी मैक्सवेल ने, बट उसको प्रूफ किसने किया, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, जिसके नाम पर क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट को रखा गया हर्ट्ज। इसके साथ साथ उन्होंने क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूफ किया, इसी से क्या है फाउंडेशन बनी, इसी से ही सारी क्या है इन्वेंशंस हो सकी, जो आज आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं, रेडियो यूज कर रहे हैं, वो सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूफ किया गया, उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, इसी को क्या है, इसको बाद में एक और साइंटिस्ट आए, वो भी कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से, और वो उनको माना गया कि दुनिया के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, और उनका आईक्यू करीब 160 से भी ऊपर था, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, यानी कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर के किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो उससे क्या है, एमिशन होगा, बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, उससे किसी ना किसी टाइप के एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल सकते हैं उससे। तो इसको मैं डीपली बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उसी से आप कन्फाइंड रहेंगे। अब रुडोल्फ हर्ट्ज के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्यों उनके नाम पर क्या है इस यूनिट को रखा गया, और उस यूनिट को लिखने का जो सिंबल है वो है न्यू, उसको लिखा जाता है इस तरह, ठीक है, इस सिंबल को कहते हैं न्यू। ये सिंबल कहां से आया, ये ग्रीक भाषा का लेटर है एक, ठीक है, और ग्रीक लेटर किया है बहुत ज्यादा यूज होते हैं एब्रीवेशन के रूप में। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक एनिमेशन के थ्रू कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह मूव करती है। आप देखेंगे कि उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट इस तरह मूव करेगा, एक मान लीजिए ये है मिडल वाली लाइन, और दूसरा कंपोनेंट मूव करेगा इसके पीछे वाली साइड पर, ठीक है। जैसे आप फोन की स्क्रीन देख रहे हो तो ये फोन की स्क्रीन के ऊपर ऊपर है, तो जो दूसरा कंपोनेंट मूव करेगा वो फोन की स्क्रीन के परले वाली साइड, यानी कि दूसरा ऑपोजिट साइड पर मूव करेगा, यहां से इस तरफ, फिर क्या है इसके बैक वाली साइड, और फिर ऐसा। अब इसको एनिमेशन से आप अच्छे से समझ लेंगे, तो इस एनिमेशन को देखिए, फिर आप बात करते हैं आगे की। यह है एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा लाल रंग से, एक नीले से दिखाया गया है। तो एक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल है रेड वाला, और ब्लू वाला है मैग्नेटिक। मैं डिस्कस कर चुका हूं ये चारों के चारों डायग्राम। सॉफ्ट साउंड कब पैदा होगी, इसके साथ साथ क्या है, लो पिच्ड साउंड कब पैदा होगी, ऊंची आवाज कब पैदा होगी, जब क्या है एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां पर ऊंचाई ज्यादा है वेव की, यानी कि एक पार्टिकल जो साउंड ने डिस्टर्ब किया वो काफी दूर गया। एक डीजे चल रहा है, डीजे के नजदीक जो स्पीकर है, स्पीकर के नजदीक जितने भी हवा के पार्टिकल हैं उनको वो स्पीकर दूर दूर फेंक रहा है, दूर फेंक रहा है, तो जितनी दूर वो जा रहे हैं उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड हुआ, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हुआ उतनी ही आवाज ज्यादा होगी। और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस साउंड एनर्जी के ऊपर। और वही क्या है, अगर एम्पलीट्यूड कम हो तो साउंड क्या है ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, और क्या है आवाज क्या है धीमी रहेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन थे, ये आप डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब आप कुछ फॉर्मूलाज याद रखेंगे। स्पीड किसके बराबर होती है, वेवलेंथ बाय टाइम। ये जो सिंबल है दिस इज लेमडा, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट है जिसका नाम होता है लेमडा। और ये वे किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वेवलेंथ को आप किस में लिखते हैं, मीटर, उसकी यूनिट आप यूज करते हैं। और अगर आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए और टाइम पीरियड पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो स्पीड को। अगर आपको क्या है निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t के बराबर।
फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ऑपोजिट चलती है टाइम पीरियड के। तो इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी की स्पीड की रिस्पेक्ट में, जो हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में न्यू। उसके बाद इसके बाद अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अब देखा जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पर क्या है, यहां पर एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब पड़ा है। वो क्या है, अगर वो फटता है तो इससे क्या होगा, लाइट निकलेगी, चिंगारियां निकलेंगी, यानी कि वो लाइट देंगी, लाइट निकलेगी और आप यहां खड़े हुए हैं, यहां इस जगह, और इससे साउंड भी पैदा होगी। अब देखा जाए तो आपको कौन सी दो एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज में से सबसे पहले क्या दिखेगा या क्या फील होगा? पहले आपको दिखेगी सबसे पहले लाइट, और साउंड दिखेगी, साउंड दिखेगी नहीं, सुनेगी बाद में। तो ऐसा होता है जब भी कोई पटाखा चलाया जाए या बॉम्ब फटे तो लाइट पहले पैदा हो जाती है, उसकी आवाज बाद में आती है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा खेल क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है क्योंकि जो लाइट पैदा होती है, लाइट बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब सन से देख लीजिए, सन से हमारी अर्थ तक लाइट आ रही है और रास्ते में कुछ भी नहीं है, स्पेस में कुछ भी नहीं है। तो स्पेस में ना कोई हवा है ना पानी है, वो जो लाइट को यहां लाए और वो अपने आप आ रही है। तो इसको ट्रेवल, इस वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं रही, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं रही। बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम पानी भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस यानी कि एयर भी हो सकती है। अब एयर, वाटर और क्या है, सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की, वो होती है अलग अलग। उसी को आप इस टॉपिक के अंदर, अगले के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यही कारण है कि अगर आप देखें, जब बारिश आती है, बादल गरजते हैं, तो जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरती हुई पहले दिखती है, आवाज बाद में सुनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही है और साउंड कम ट्रेवल कर रही है। लाइट ट्रेवल करती है करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में जाती है 3 लाख किलोमीटर, सबसे तेजी से ट्रेवल करने वाली एनर्जी है। बट साउंड क्या है, साउंड 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर केवल, 5000 जा सकती है, 5000 मीटर, 1500 मीटर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि साउंड किसके रास्ते जा रही है। तो आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं, थर्मोकोल के गिलास, थर्मोकोल के बने हुए गिलास लिए जाते हैं, उनके नीचे वाली साइड पर एक सुराख करके ऐसा टेलीफोन सा बना लेते हैं। एक बच्चा इधर से बोलता है और दूसरे के कान पर यह हिस्सा लगाया जाता है। ये मान लो हिस्सा ए है और ये बी है, इधर से साउंड तो पैदा हो रही है, लिप्स और टंग का यूज करके साउंड भेज रहा है, वो साउंड इस धागे से ट्रेवल होकर के यहां जा रही है और ये कान पर लगाया गया है। अब साउंड ट्रेवल कर रही है किसके अंदर, धागे से। तो ये मीडियम की जरूरत पड़ी कि ना पड़ी? मैं बोल रहा हूं तो माइक्रोफोन के ऊपर एनर्जी गिर रही है, और वो एनर्जी माइक्रोफोन डिटेक्ट कर रहा है, और वो डिटेक्ट करने के बाद उसको चेंज कर रहा है एक सिग्नल के अंदर। तो वो क्या हो रहा है, मेरे लिप्स के बाद जो एयर मौजूद है, वो एयर डिस्टर्ब हो रही है साउंड की वजह से। अब इसके बाद देखते हैं, वी कैन मेक साउंड दैट साउंड ट्रेवल, मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल्स विद द डिफरेंट स्पीड ऑन डिफरेंट मीडिया, साउंड विच इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से बहुत कम है उसकी स्पीड। तो अगर आप देखें, द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द मीडियम। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, पार्टिकल होंगे दूर दूर, तो पार्टिकल, अब हवा है, किसी जगह पर गर्मी पड़ रही है, तो हवा क्या है, हल्की हो जाती है, और वो हवा क्या है, दूर चली जाती है, एक दूसरे से पार्टिकल दूर चले जाते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए भी क्या है, समय लगेगा। पार्टिकल आसानी से एक दूसरे को एनर्जी नहीं दे सकेंगे। इससे क्या होगा, साउंड को ट्रेवल होने में दिक्कत होगी। प्रेशर पर भी ये डिपेंड करती है, अगर पार्टिकल नजदीक है तो साउंड आसानी से क्या है, आगे ट्रेवल कर सकती है। अब यहां पर एक टेबल दी गई है, इससे पहले आप देखते लेते हैं, साउंड जो एयर के अंदर ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है 344 मीटर, 344 मीटर एक सेकंड में। मैं बोल रहा हूं, मेरे से अगर कोई एक बंदा दूर खड़ा है 344 मीटर, तो मेरी आवाज उसके पास एक सेकंड में पहुंच जाएगी। और वो टेम्परेचर किस पर, 22 डिग्री पर। तो अलग अलग मीडिया के लिए यहां पर आवाज के बारे में बताया गया है। एल्यूमिनियम के अंदर इसकी स्पीड रहती है 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल के अंदर 6040, स्टील के अंदर 5960, आयरन के अंदर ये, ग्लास के अंदर ये। इसके बाद अगर देखिए लिक्विड में हो जाती है ये तीसरा हिस्सा
स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि अगर आप ट्रेन को देखें, ट्रेन अगर काफी दूर है बट उससे आने वाली जो साउंड है वो हवा के माध्यम भी ट्रेवल कर रही है, बट जो उसकी पटरी है, पटरी के जो गर्डर हैं जिनके ऊपर वो चल रही है, उसके माध्यम से भी साउंड ट्रेवल कर रही है। अगर आप पटरी के ऊपर कान रख के सुने तो आवाज काफी दूर से आने वाली रेलगाड़ी की सुनी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर स्पीड तेज चल रही है, स्पीड ज्यादा है किसकी, साउंड की, बट हवा के अंदर उसकी स्पीड क्या है, कम है। और इसी की वजह से क्या होता है, साउंड क्या है, ट्रैवल कर पाती है आसानी से सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर पाती है, इसीलिए आप उसको सुन पाते हैं। अब इसके बाद देखें ग्लास में, सॉरी गैसेस में, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम के अंदर उसका थोड़ा कम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर को जलाने पर यह गैस बनती है, इसके अंदर 213 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर कम है। हवा के अंदर, नॉर्मल एयर के अंदर 346 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखा जाए तो हम हवा के अंदर से साउंड भेजेंगे तो वो लेट सुनेगी, और अगर किसी सॉलिड मीडियम से आप ट्रेवल करें, साउंड को कराएं तो वो जल्दी सुनी जाएगी। अब देखा जाए तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, विन इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर एंड आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किस में तेजी से ट्रेवल करेगी? ऑफ कोर्स आयरन के अंदर करेगी। एयर के अंदर क्या है, बहुत ही कम, वाटर में उससे थोड़ा ज्यादा, यानी कि 1500 किलोमीटर के करीब, 1500 मीटर पर सेकंड के करीब, और सॉलिड में तो ये काफी तेजी से 3 गुना, 3 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द लिक्विड्स। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पहले आप एक आवाज सुने यहां पर इस बुलेट से, अब मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये था क्या। यहां आपने सुना जब एक गन को शूट किया, गन से गोली को शूट किया गया तो आवाज पैदा हुई, और वो आवाज काफी लंबे टाइम तक चलती रही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ जहां पर भी वो गोली को चलाया गया, जो साउंड वेव उससे निकली वो साइडों में जो दीवारें थी या जो भी क्या है बैरियर थे, उनसे टकरा करके वापस आने लगी, वापस आने लगी। वो कारण क्या था? उसके पीछे कारण था रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप समझेंगे इस छोटे से टॉपिक के अंदर, इसको मैं डीपली नहीं डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको यहां आइडिया दे देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे एक शीशा है, शीशे के ऊपर अगर आप लेजर लाइट को गिराओ तो लेजर लाइट टकरा करके वापस आ जाती है, और वापस आती है, उस वापस आने को क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम अगर मैं बोलूं, अगर साउंड जाकर के दीवार पर गिरे और दीवार पर टकराने पर वो वापस आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? साउंड बाउंसेस ऑफ व्हेन सॉलिड मीडियम, व्हेन इट स्ट्राइक विद द सॉलिड मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको आप समझेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे साथ बने रहें। आगे इसी तरह की आप अच्छी वीडियोस को लाएंगे और आपकी लर्निंग को थोड़ा एनहांस करेंगे। थैंक यू। हैव